90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, किस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की। तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। मुल्क में आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और सस्ती बिजली की फरहमी के लिए हुकूमत सरगर्म। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज दियामिर भाषा डैम की साइट का दौरा किया और पन बिजली के बड़े मनसूबे के तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जुनून की हद तक दियामिर भाषा डैम से लगाव है, इसकी तामीर जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। और उन्होंने जहां इस मंसूबे की तारीफ की, वहीं माजी की हुकूमतों पर तनकीद करना वो ना भूले। उन्होंने कहा कि माजी में 90 की दहाई में जो पन बिजली का सिस्टम है, इससे बिजली नहीं बनाई गई। 90 की दहाई में बिजली बनाने के जो बड़े मंसूबे हैं, इसके तामीराती कामों पर उन्होंने कहा कि तवज्जो बहुत ज़्यादा नहीं दी गई है। माजी में तेल से बिजली बनाने का एक बड़ा और गलत फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतें इस तरीके से बिजली की फरहमी के लिए, सस्ती बिजली की फरहमी के लिए पुरअज़्म नज़र नहीं आई। और अब जब वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर तनकीद की है, तो अपोजिशन की जानिब से भी तनकीद की गई मौजूदा हुकूमत पर। एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर का ये प्रोजेक्ट है। 2018 में इसे शुरू होना था, इसे डिले किया गया। अब 2020 में इसका वज़ीर आज़म इमरान खान साइट का दौरा करके इस प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहरहाल इस पर काम अब तेजी से होता नजर आएगा, इस प्रोजेक्ट पर, या नहीं नजर आएगा, क्योंकि 4500 मेगावाट सस्ती बिजली इस प्रोजेक्ट से मैसर हो सकेगी। तो ये एक बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है। क्या इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वाकई में ये आज की सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा एक और खबर यह भी है कि आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। चीनी बहरान के बाद आटा बहरान सर उठाता नजर आ रहा है। हुकूमत की जानिब से इस पर नोटिस तो लिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल भी चीनी की कीमतों से मुतालिक बयान दिया था और आटे की उन्होंने कीमतों के हवाले से भी बयान दिया था कि अब आटे की कीमत इस साल किसी सूरत बढ़ने नहीं देंगे, आटे का बहरान किसी सूरत नहीं पैदा होने देंगे। लेकिन ये खबर जैसे ही निकली, शहर कायद में आटे का बहरान पैदा होने लगा। आटे की जो कीमतें हैं वो बढ़ने लगी हैं। 250 से 300 रुपए 20 किलो आटे की थैले पर इजाफा हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमती रेट, ये जो ज़रई अजनास की कीमतें हैं, इन पर क्यों कायम नहीं हो पा रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल क्यों नहीं हैं, हुकूमत इस अहम मामले पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। ये जो ज़रई अजनास है, आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। इस अहम मामले पर हुकूमत कब तवज्जो देगी, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। वेलकम बैक। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करवाऊंगा। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अब्दुल समद याकूब साहब। बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार असद महमूद साहब। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त निकालने के लिए। अब्दुल समद याकूब साहब, आपसे आगाज करना चाहूँगा। एक अच्छा इकदाम है जो आज हुकूमत की जानिब से किया गया। मुल्क में आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और सस्ती बिजली की फरहमी के लिए हुकूमत पुरअज़्म नज़र आ रही है और सरगर्म भी हो गई है। मगर नून लीग कह रही है ये भी हमारा ही मनसूबा था, एक और मनसूबे पर अपनी तख्ती लगाई जा रही है, हमारी काविशों को क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। मंसूबा तो ये तहरीक इंसाफ का भी नहीं था और ना ही नून लीग का मंसूबा था। ये तो 1980 में ये मंसूबा शुरू हुआ था। उसके बाद इस पर कोई कंक्रीट वर्क नहीं हो सका और ये इसी तरीके से फिर ये लटकता रहा और काला बाग डैम भी बीच में आया। तो कतन ये नहीं कहा जा सकता। और ये जिस चीज़ को क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं वो ये इनका कहना ये कि इन्होंने ज़मीन एक्वायर की थी, लैंड इन्होंने एक्वायर की थी, जो कि लैंड खरीदी गई थी। और वो भी चीफ जस्टिस साकिब नसार के ऑर्डर के ऊपर जब ये मुतारिक हुए थे, जब उन्होंने ऑर्डर किया था और उन्होंने कैंपेन भी चलाई थी और चंदा भी इकट्ठा किया था, तो उस ऑर्डर के तहत फिर सरगर्म थोड़ा सा होना पड़ा था। लेकिन जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है या जो आज का विजिट है वो तो तहरीक इंसाफ के दौर में ही हुआ है। और वैसे भी नून लीग की कभी
इस तरह के मंसूबे के ऊपर कभी भी इनकी तरजीह नहीं रही कि जो कोई भी ऐसा मंसूबा जो इनके दौरे हुकूमत में मुकम्मल ना हो सके, वो नून लीग की कभी भी तरजीह नहीं रही और ना ही वो कभी पीपल्स पार्टी की तरजीह रही है। एहसन इकबाल साहब ने आज बड़ी तनकीद का निशाना बनाया ट्वीट करके, यकीनन वो ट्वीट आपकी नज़रों से गुजरे भी होंगे, आप उन पर क्या तबसरा करेंगे उन ट्वीट्स पर? नहीं, मैं वो ट्वीट नहीं पढ़ सका अनफॉर्चुनेटली। आज मैं नहीं देख सका ट्विटर को क्योंकि अच्छा, उन्होंने एक तो ये ज़मीन के हवाले से कहा जो आपने जो बात बताई, दूसरा उन्होंने ये भी कहा अपने ट्वीट में कि 2018 में से शुरू होना था, इसे डिले करवाया गया। अब 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म विज़िट करते हैं वहाँ पर और इसका क्रेडिट ले रहे हैं। ये किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा नहीं। कुछ क्रेडिट्स ऐसे थे जो इन्होंने लेने की कोशिश की, जैसे शाहिद हकान अब्बासी ने मुल्तान इस्लामाबाद मोटरवे का इफ्तिताह कर दिया और वो 1 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका, और जिसके बावजूद भी उसको जब उसका दोबारा इफ्तिताह करना पड़ा, गो कि आज भी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टेशन हैं, जो रेस्टोरेंट्स एरियाज हैं, वो मुकम्मल नहीं हुए। तो हमेशा हर हुकूमत की ये तरजीह रहती है, मगर ये अगर ये कहना कि इन्होंने डिले किया तो डिले 2018 में किसने किया था? 2018 में हुकूमत तो इनकी थी ना, तो इनके ऊपर कौन रूल कर रहा था जिसने उसको डिले करवाने की कोशिश की? ये तो एग्जेक्टिव के वो थे ना, एग्जेक्टिव पावर्स के उसमें आता है ना कि वो डायरेक्टली जुडिशल के अंडर आता है। तो उनकी हुकूमत में जब उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके, क्रेडिट नहीं ले सके, तो वो आज जेलसी फैक्टर आ जाता है ऑब्वियसली, वो क्योंकि उस पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर सके, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। तो ये मसले तो इनके साथ हमेशा से रहे हैं। असद महमूद साहब, बिलाशुबा ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और हुकूमत अब इस पर सरगर्म भी नज़र आ रही है और पुरअज़्म भी है। ये अब इस पर बाकायदा तौर पर काम होता नज़र आएगा, तेज़ी से ये मनसूबा अपनी तकमील की जानिब अब बढ़ेगा आगे, या फिर तनाज़ात का शिकार ही रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक तो हमारे लिए आज वाकई मैं समझता हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे। मैं इससे पहले भी कहूँगा कि दयामिर बादशाह डैम जो है, कहने को तो आप पढ़ते हैं जी कि 1998 के अंदर इसको उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था, लेकिन उसके साथ बाकी डिटेल्स मिलती नहीं कि उसके प्लान्स क्या थे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या थी, उसके अखराजात कितने आने थे, उसके डोनर्स कौन थे, फंडिंग कहाँ से आ रही थी, आया अपने रिसोर्सेज थे या कहीं से आप कर्जा लेके बना रहे थे। अच्छा, यही हाल 2004 के अंदर देखा। फिर इसकी जो पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी वो तो बनी 2004 के अंदर है, 2006 के अंदर फिर इसका इफ्तिताह हो गया। अच्छा, इसके बाद 2008 में इसकी रिवाइज फिजिबिलिटी बनी कि ये 12.6 बिलियन इस पे कॉस्ट आएगी। जो 8 से लेके 13 तक का दौर था उसको तो पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल तौर पर शेल्फ करके साइड पर रख दिया था, थैंक यू वेरी मच, वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि जी हम किसी डैम की तरफ जाएं। 2013 के अंदर, हाँ आप जैसा भी कह लें, जो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की, उसको हमें ये ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इसके ऊपर आगे चलने की और इसके ऊपर काम करने की कोशिश की। उनके जो वजीर खजाना थे, नेचुरली दे वर इन कॉन्टैक्ट बेसिकली विद द एशियन बैंक एंड द वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ। अच्छा, फिर उन्होंने बैकआउट कर दिया कि नहीं जी हम नहीं दे सकते जब तक कि आप इंडिया से एनओसी नहीं लेते। अब इमेजिन करें कि कैसी कैसी ये सारी बातें होती हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ साल डेढ़ के बाद दावा किया कि नहीं हमने इंतज़ाम कर लिया है और आगा खान फाउंडेशन और एक और जो एशियन बैंक है, दे आर गोइंग टू सपोर्ट अस। बट फाइनली फिर हुआ ये कि ये अगेन नए सिरे से सर्द खाने के अंदर चला गया। लेकिन इसके बावजूद ये आप ज़रूर कह दीजिए कि सरकारी खजाने से पैसे गए, लेकिन नून लीग की हुकूमत ने पैसे रिलीज किए और वो जो जगह एक्वायर की, डिले किसने करवाया? जैसे आज एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट में कहा, उन्होंने कहा पीटीआई कांट टेक क्रेडिट आफ्टर कॉजिंग 2 ईयर डिले इन स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये डिले किसने करवाया? नहीं, वो तो इसको मैं एक बात से बताऊं, ये सारी पॉलिटिकल गिमिकरी या बयानबाजी एक लिहाज से कह लें। और मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर भाई ठीक है, हम अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग को, पीटीआई को और इवन जेयूआई फजल रहमान को बात करो, भाई आप खुदा के लिए आप लोग सियासत अपनी करें, इस सियासत को नफरत तक तो ना लेके चले जाना, इस सियासत को फिर झूठ की तरफ एक लिहाज से इनको नहीं लेके जाना चाहिए। एंड सो मच सो आप ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी सोसाइटी में आपसे बताऊं इतनी पोलराइज हो गई है कि एक ही घर के अंदर जो 2, 3, 4 लोग अगर रहते हैं, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई नून का, कोई पीटीआई का, और वो एक दूसरे से लड़ झगड़ पड़ते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे। आप वुड से कि हमें, मेरा ख्याल है, होश के नाखून लेने चाहिए, चाहे जैसा भी है। आपने कहा दुनिया का मुझे एक मुल्क कोट करके आप बताइए
कि कोरोना जब वहां पर चल रहा था तो क्या किसी और मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में आपने धैंगा मुश्ती करते देखा? क्या आपने वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते देखा कि नहीं हम हुकूमत को गिराते हैं? इमेजिन करो, दे हैव नेवर थॉट ऑफ इट कि यार हमारा मुल्क कितनी ट्रबल के अंदर है, हमारे लोगों की कितनी मुश्किल है। लेकिन नहीं, क्योंकि वो एक मौलाना को बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा जी नहीं हम किसी तरीके से भी इस हुकूमत को गिरा दें। भाई अगर 5 साल एक हुकूमत चली, वो तो खैर दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, दोबारा एक कर रहे हैं अपोजिशन को। राना एहसान, दैट इज द देखें उनका तो प्रॉब्लम है ना, वो दिन को सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो ना उनको रात को सुकून है। वाई? बिकॉज उनको तो एक्चुअली मिनिस्टर्स इनक्लेव से निकाल दिया गया है ना। आप ये तो देखिए, और उनकी सारी अब इसके सारे लोगों को उनकी सच्चाई, चलिए इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। कर्नल साहब, राना साहब, बिल्कुल इमरान खान साहब कह रहे हैं माजी में गलत फैसले किए गए, बिजली बनाने के जो तेल से बिजली बनाने के फैसले थे ये गलत थे, इससे महंगी बिजली बनती है। जो पन बिजली के मंसूबे थे, पाकिस्तान में भरपूर सलाहियत है, इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। देखें, हम लोगों ने तो पाकिस्तान को 5 सालों के अंदर जो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग थी, इंडस्ट्री बंद हो रही थी, लोग बेजार थे कि ये अंधेरे कभी खत्म होंगे। हमने उसको यकीनी बनाया और अपने वादे को, जिस वादे के ऊपर हम इलेक्शन लड़ के आए, हमने उसको पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान में रोशनी दोबारा बहाल हुई। अभी ये जो डैम की बात है, मैं इस पे सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, इसमें 2 से 3 टेन्योर्स लग जाते हैं हुकूमतों के। कोई 5 ईयर का प्रोजेक्ट होता है या 10 ईयर का प्रोजेक्ट होता है, तो इसमें मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर मुख्तलिफ हुकूमतें काबिज करती हैं तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा जो मुश्किल मरहला होता है डैम के अंदर, वो ज़मीन की प्रोक्योरमेंट होती है, क्योंकि इसमें लिटिगेशन भी होती है, इसके अंदर आपने रीसेटल भी करना होता है, लोगों को सेटिस्फाई करना होता है। तो हमने $1 बिलियन स्पेंड किए और $1 अरब स्पेंड करके हमने ज़मीन की प्रोक्योरमेंट मुकम्मल कर दी। और अगला फेज, जिस तरह बिल्कुल जो हमारे तजियाकार हैं डिफेंस के, उन्होंने सही फरमाया कि हम लोग फिर गए वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास कि हमें अब इसका फाइनेंशियल क्लोज करना है, ज़मीन प्रोक्योर होगी। लेकिन इंडिया की वजह से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान को वो एक जो है हमारा उसके इशू के ऊपर एनओसी की रिक्वायरमेंट हुई या जो भी हुई, तो वो हट गए। फिर हम इसके फाइनेंशियल क्लोज के लिए चाइना के पास भी गए और हमारा अनकरीब वो मुआहदा मुकम्मल हो रहा था फाइनेंशियल क्लोज का वो, लेकिन बदकिस्मती से आप जो है वो हमारा टेन्योर मुकम्मल हो गया, हम नहीं कर सके। लेकिन एक बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया जो लैंड प्रोक्योरमेंट का था। आगे का सिलसिला आप जानते हैं कि ये चंदे पे शुरू हो गए। चीफ जस्टिस साहब ने चंदे की कैंपेन शुरू की कि डैम के लिए। अच्छा, आप फिर इस बात की तरदीद कीजिए, क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक इजलास में, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें क्या ये फैसला नहीं हो गया था कि यही एक तरीका है? क्योंकि आपके भी इल्म में है और अब्दुल समद साहब और असद महमूद साहब भी जानते होंगे, चाइना की तरफ से भी उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला था फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से। जो इशू इंडिया की जानिब से उठाया गया था वही गालिबन चाइना की जानिब से, और कोई भी कंट्री या कोई भी इदारा इस प्रोजेक्ट पर बराह रास्त पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं था। तो क्या खाकान अब्बासी साहब की जानिब से भी PMLN के एक अहम इजलास में ये फैसला नहीं हुआ था कि चंदा लिया जाएगा? वो एक अलग बात है कि आप लोगों की हुकूमत चली गई। देखें, चंदे से डैम नहीं बनता। मेरा मौक़िफ़, तो मेरा ओपिनियन इसमें बड़ा क्लियर है कि चंदों से डैम नहीं बन सकते। इस स्केल के आप इसकी तरदीद कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, मुझे इस चीज की इंफॉर्मेशन बराह रास्त नहीं है कि हमने चंदा लेने के लिए फैसला किया था, लेकिन अगर फैसला किया भी था तो मेरे ख्याल से मेरा तो बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि चंदों से इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं किए जा सकते। लेकिन कुछ मामला ऐसा है जो आपने खुद उठाया है कि जमीन की बात जब हुई वो थोड़ा सा भारत की जानिब से उस पर इशू है, ये इशू दीगर कंट्रीज की जानिब से भी आया था, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए थे। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं है। देखिए, हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह लैंड प्रोक्योरमेंट तो मुकम्मल कर ली। ये देखें, तकरीबन 12-13 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। ये इतने वसाइल मैं समझता हूं कि नहीं है, और हमें अभी भी जरूरत पड़ेगी कि हम एक फाइनेंशियल क्लोज इसका करें, चाहे हमें वो बोरो करने पड़े पैसे, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए जब आप बोरो भी करते हैं तो आपको पे बैक ये प्रोजेक्ट्स कर जाते हैं, और ये एक फीजिबल प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अभी भी मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम अपने वसाइल से अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसको बनाने का जो अरसा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी भी हमें इसकी फाइनेंसिंग के लिए मैं समझता हूं कि जब तक हम नहीं
फाइनेंशियल क्लोज इसका मुकम्मल करेंगे, तब तक ये प्रोजेक्ट बड़ी स्लो रफ्तार में चलेगा। बराह रास्त कोई इसका फाइनेंस नहीं करे। अब्दुल समद याकूब साहब, चंदों पे आ गए आप लोग, चंदों से डैम नहीं बनते, राना साहब कह रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल राणा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि चंदों से कभी भी डैम नहीं बना करते। डैम की कोई अवेयरनेस कैंपेन तो चंदों से चल सकती है, लेकिन 410 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कभी भी चंदों से नहीं हुआ करता। और वो भी चंदा जो था वो भी एग्जेक्टिव या गवर्नमेंट की वो नहीं थी, इनिशिएटिव नहीं था। अगेन वो एक चीफ जस्टिस साहब का था। इसको मैं तो जुडिशल एक्टिविज्म के तौर पे लेता हूँ। लेकिन बहरहाल जिस हद तक वो, जहाँ तक उसकी कैंपेन के हवाले से बात है, तो 10 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठा किया। मगर वो एक अवेयरनेस आप ज़रूर कह सकते हैं कि उस हवाले से डैम की इम्पोर्टेंस को उजागर किया गया कि मुल्क में डैम होने चाहिए, या फिर इत्तफाक हुआ कि जिस तरह काला बाग डैम हमेशा जो है ना वो मसाइल का शिकार रहा, इख्तलाफात का शिकार रहा, इस तरह लोगों में ये अवेयरनेस ज़रूर आई। लेकिन 10 अरब रुपए से कोई डैम की तो ज़मीन भी नहीं ली जा सकती, 10% ज़मीन भी नहीं ली जा सकती यहाँ तक तो बिल्कुल। और क्योंकि जब जहाँ बात नेशनल इंटरेस्ट की या ग्रेटर इंटरेस्ट की आनी चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिक्स को साइड पे रखना चाहिए। अगर राना साहब ठीक बात कर रहे हैं तो हमें इंडोर्स करना चाहिए उस बात को। तो बाकी रही बात के 10-12 अरब डॉलर का नहीं है जिसमें राना साहब कह रहे थे, ये 1400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। 1400 बिल्कुल 1400 अरब रुपए का। इस पे इसका टेंडर भी हो चुका हुआ है, और अब इंशाल्लाह ताला ये फेजेस में कंप्लीट होना है, और इंशाल्लाह ताला इसमें कोई हर्डल नहीं आएगी, यही तो की जा सकती है। राइट, ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गंदम का बहरान एक बार फिर से सर उठा रहा है। में तो कीमतें बढ़ भी गई हैं, दीगर सूबों और शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी इस बारे में बताएंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया था गालिबन कि आटे का जो कीमतें हैं इस पर कंट्रोल किया जाए। चीनी की कीमतों के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि मुनासिब नरखों पर दस्तयाबी की सूरत हाल है, इसे बेहतर किया जाए, मगर सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां आखिर कहाँ हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। ज़राई अजनास की जो कीमतें हैं वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, चाहे वो कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो। आज कराची से खबर है, वहाँ 300 रुपये आटे की कीमत में इजाफा हो गया। पंजाब में तो सब्सिडी दी थी उस्मान बुज़ार साहब ने, लेकिन एक आटे का बहरान है जो पैदा होता नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि आज इक़्तिसादी राबिता कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें वजारत तहफ़्फ़ुज़ ख़ुराक को गंदम दरामद की हिदायत कर दी गई है। मैं पहले इस पर अब्दुल समद याकूब साहब का जवाब लूँगा। सर, क्या ये इस दफ़ा आटे की कीमतें नहीं बढ़ेंगी मुल्क भर में? बहरान तो आटे का नहीं आएगा पिछले साल की तरह। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी पर नोटिस लिया, अभी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि चीनी मुनासिब नरखों पर अभी आवाम को नहीं मिल रही, इसकी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। आटे के हवाले से वो पूरा अज़्म है कि इस साल आटे का बहरान पैदा नहीं होने देंगे। क्या वाकई में इस साल आप लोग कामयाब रहेंगे? अभी कराची की हद तक तो ये कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए जवाब साहब, जहाँ तक बात आती है आटे का इशू, गंदम का मसले की बात, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर तो पास्को के पास रिजर्व्स ख़त्म हो गई या शॉर्टेज हो गई है तो गंदम का बहरान खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर सिंध या सूबा प्रोक्योरमेंट नहीं करता या ख़रीद नहीं करता, या वो वहाँ पे ज़ाब्तगियाँ होती हैं, या फ्लोर मिल्स को इशू नहीं होती वहाँ पे, और उसकी वजह से फ्लोर मिल्स को 6 रुपये किलो आटे का रेट बढ़ाना पड़ जाता है, तो वो खालिस मसला वो सूबे की कारकर्दगी का आता है। पंजाब में 837 रुपए रेट है, चले मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 860 रुपए में अवेलेबल जरूर है। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सूबे की हद तक ये मामला है, पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। लेकिन ये मत पीटीआई भूले कि कराची के जो अवाम है वो उन्होंने मैंडेट दिया, एक भरपूर मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। वो सिंध हुकूमत को बाद में, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रही है इस मामले में। वफाक कोई इस हवाले से ज़राई अजनास की कीमतों के हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटीज को कोई नोटिस जारी कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर साहब बराह रास्त इस पर एक्शन ले सकते हैं? देखिए, आपने जिस तरह बताया कि ईसीसी का काम यह कि ईसीसी ने परमिशन दे दी पहली बार कि जी आप गंदम इंपोर्ट कर सकते हैं, अगर कोई फ्लोर मिल भी चाहे तो वो खुद अपनी गंदम बाहर से, ताकि कंपटीशन किया जाए, यहाँ पे कोई कुछ स्टॉकिस्ट ना हो या कार्टेल ना बन सके, उसके लिए ये परमिशन दी जाती है। जहाँ तक आपने बात की कि 14 सीटें हैं पाकिस्तान की, नेशनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये बात वैसे आपकी ठीक है कि जहाँ पे आपको कौमी असम्बली के लिए मैंडेट दिया गया वफाक के लिए, वहाँ पे एक आम आदमी को समझाना ये बात मुश्किल हो जाती है कि आपने वोट तो पीटीआई को दिया, वहाँ पे प्रोविंशियल में भी पीटीआई जीती, सूबाई सीटों पे वो अपोजिशन में जाके बैठे हैं। अब जो लोकल गवर्नमेंट है वो हमारी इत्तेहादी जमात है, MQM है। लेकिन मसला ये होता है कि हमने 18th अमेंडमेंट पे तरमीम की बात किस लिए की? हम ये चाहते हैं कि सूबे को डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बजाय कुछ फंड जो हों वो लोकल गवर्नमेंट्स को डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएं,
ताकि उनकी कारकर्दगी में भी बेहतरी आए। अब अगर सिंध लोकल गवर्नमेंट्स को फंड ट्रांसफर नहीं करता तो जाहिर बात है कराची में तो सवाल पैदा होगा MQM की कारकर्दगी पे या तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी पे, क्योंकि उनका अपना तो कोई स्टेक नहीं है पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी तो चाहेगी कि जितने भी बुरे हालात हों। तो इस वोट बैंक को बचाने के लिए, यही तो मेरा सवाल था सर, इस वोट बैंक को बचाने के लिए PTI कर क्या रही है कराची में? देखें, इसी हवाले से जब हम आईनी तरामीम की बात करते हैं या उसमें बेहतरी की बात करते हैं तो वो बिलावल साहब आ जाते हैं कि जी चले फिर आप जो है वो टॉपिक को थोड़ा बदलना चाह रहे हैं। नहीं, देखें उसमें फिर बात यह आ जाती है कि जब वो ये कहते हैं जिन्होंने खुद तरमीम की 18वीं तरमीम, वो दूसरी हुकूमत को कह रहे हैं कि जी आप कोई गैर आईनी इकदाम तो नहीं है कि अगर आप आइन में तरमीम की बात करें, अगर हमारे पास मेजोरिटी इन हाउस होगी, कंसेंसस होगा तो हम तरमीम कर सकेंगे। बहरहाल ये आम आदमी तक ये बात पहुंचाना मुश्किल है। असद में मुसब कौन है जिम्मेदार? इतनी आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से बरसर इख्तिदार आई है, अब तो दूध की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। ये जो आम आदमी की बुनियादी जरूरियात हैं, ये क्यों आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है? जवाब मैं आपके इस सवाल का भी आंसर करूंगा। थोड़ा सा आप क्योंकि बीच में आपकी ब्रेक आ गई थी जब हम दयामर भाषा डैम सर मुख्तसर कीजिएगा प्लीज, ऊपर बात कर रहे थे। मुख्तसर ही करेंगे। देखिए बात ये आती है, ये अगर $14 बिलियन का प्रोजेक्ट है तो आप यू कैन से कि ये 2000 बिलियन रुपीस एक लिहाज से प्लस आ जाएगा। आपने इसको अगले 9 सालों के अंदर कंप्लीट करना है। 2020 में अभी शुरू हुआ है, 2028-29 के अंदर ये कंप्लीट होगा। तो नेचुरली सारा पैसा इमीडिएटली तो आपको चाहिए नहीं। मैं तो इस गवर्नमेंट को इसलिए ज़्यादा क्रेडिट दूंगा कि इसका आगाज़ ही उन्होंने 442 बिलियन रुपीस से किया है। बहुत बड़ी रकम है जो उन्होंने एक लिहाज से निकाली है। एंड आई एम श्योर कि आने वाले सालों के अंदर अल्लाह करेगा हमारी मुआशी सूरत हाल भी और बेहतर हो जाएगी। वी डोंट हैव टू लुक टुवर्ड्स एनी डोनर। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हम अपने वसाल से ही इस डैम को पूरा कर सकेंगे। दूसरी बात आपने की गंदम की, या आप जी बिल्कुल ज़रई अजनास की बात की है। देखिए जब आप बात करते हैं हम 18वीं तरमीम की और हम उस पर एतराज़ करते हैं कि नहीं यार देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि इस 18वीं तरमीम के अंदर गलत गई हैं, इसको ठीक होना चाहिए। और इस हद तक आप ये देख लीजिए ना कि जब आप कहते हैं कि जी वसाइल चाहिए आपको मरकज से, तो सूबे बिल्कुल हाथ बढ़ा के आगे खड़े होते हैं कि नहीं जी आप हमें पैसे नहीं दे रहे। अच्छा पैसे उनको मिल जाते हैं। अब जब आप बात करते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो उसके बाद जो है वो आए बाएं शाएं करना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज द टिपिकल एग्जांपल विच एक्चुअली यू सी इन कराची या फिर हैदराबाद या फिर ओवरऑल सिंध के अंदर आप देखें। अच्छा मुल्क भर में जो चीनी की कीमतें हैं, सब्ज मसाला जात की कीमतें हैं, दूध की कीमतें, ये भी तो बढ़ गई ना सर? नहीं मैं आई एग्री का आपसे, मैं उसी की बात आपसे करना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने सिंध से कंसर्निंग कराची के हालात से और फिर कराची के जो MPs हैं उनके बारे में मेरा ख्याल है आपने सवाल किया। ये बिल्कुल PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फेडरल गवर्नमेंट है, बिल्कुल ये फंड रिलीज कर सकते हैं कराची के लिए, इनके ऊपर किसी तरह का कोई एम्बार्गो नहीं है। सर वो सवाल अब्दुल समद याकूब साहब के लिए था। मैं आपसे ही सवाल करूँ कि मुल्क भर में जो ज़राई अजनास की कीमतें बढ़ गई हैं, इससे हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? हुकूमत ही अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँगा इसकी वजह यह है कि एक तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल राना साहब बेताब है जवाब देने के लिए सर। कमेटी जो कि नहीं बिल्कुल, मैं राना साहब को बिल्कुल आप मौका दीजिएगा। और बिल्कुल राना साहब सीजन पॉलिटिशियन ही अंडरस्टैंड, लोगों तक जाते हैं, इनको पता है कि क्या सिलसिला सारा चल रहा है। देखिए ये जो इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है आपके मुल्क के अंदर, एक तो इस पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को ये बिल्कुल सूट नहीं करती है। और इस हुकूमत की कमजोरी मैं ये कहूँगा कि अगर इसने चंद ब्यूरोक्रेट को निकाल के घर भिजवा दिया होता, उनको सजा दी होती, जो इस वक्त ये हुकूमत और फिर हुकूमत की वजह से, इन ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ये अवाम सफ़र कर रहे हैं, ये अजनास बढ़ रही हैं, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सारा कुछ हो रहा है, ये शायद हम इसका शिकार। राना साहब ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बड़ा अहम फैक्टर है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुलव्विस है, अपोजिशन मुलव्विस है इनके साथ। ये वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है। नहीं मैंने इसके अंदर देखें बड़ी सिंपल सी बात है, जब सप्लाई और डिमांड में गैप आ जाएगा तो फिर मार्केट फोर्सेस जो हैं वो अपना जो है वो रोल प्ले वो ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। अब आप इसमें देखें कि अगर वफाक जो है वो एक ही साल में या 1.5 साल के अंदर पहले एक्सपोर्ट की इजाज़त दे, फिर एक्सपोर्ट पे बैन करे और फिर इंपोर्ट की इजाज़त दे, तो इसमें डेफिनेटली आपको नजर आएगा कि वफाक की प्लानिंग का बड़ा फुकदान है। मैं आपको 2019 में इन्होंने 0.5 मिलियन मेट्रिक टन की जो है एक्सपोर्ट की इजाजत दी। ECC कोई 15 से 20 मीटिंग्स कर चुकी हैं और उस पर बीट का हमेशा प्रोक्योरमेंट का एजेंडा होता है और वो वॉच करती है आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीट की क्या सिनारियो है। तो अब उन्होंने पहले एक्सपोर्ट की इजाजत दी पिछले साल, इस दफा जो है वो गंदम कम बनी
अब उस लेवल पे नहीं आउटपुट आपका आया, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग डिले पे चलेगी, खास तौर पे जो है खाने पीने की अद्वियात में, चीनी में भी आपने देखा कि जब आपने एक्सपोर्ट कर दी उसके बाद शॉर्टेज हो गई, तो अब आप जितना भी लड़ लें प्राइसेस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूं कि आटे के अंदर भी यही हुआ है। अब इन्होंने पिछले साल जो एक्सपोर्ट की इजाजत दी, अब ये इंपोर्ट करने के चक्कर में है। तो ये ईसीसी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ये ऑन ग्राउंड अभी सीख रहे हैं, इनके लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। अच्छा। लेकिन इनके लर्निंग प्रोसेस के अंदर रगड़ा आवाम का निकल रहा है और हर रोज निकल रहा है। राइट। तो दूसरा, बिल्कुल ठीक। 18वीं तरमीम की बात की, तो यहाँ मैं चलिए, आपको 18वीं तरमीम फिलहाल सर रहने दें, मैं 18वीं तरमीम में बात नहीं कर रहा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अब्दुल समद याकूब साहब से सवाल, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं इन पर हुकूमत का कंट्रोल क्यों नहीं है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब्दुल समद याकूब साहब, प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां हैं, इन पर हुकूमत का कंट्रोल क्यों नहीं है? देखिए, ये राना खान साहब ने भी आपको बड़ा क्लियरली ये बात की है कि बेसिकली तो मसला सप्लाई एंड डिमांड का है। जब ओवरऑल जब सिंध के ज़ख़ीरों से गंदम की बजाय उनकी बोरियों में से जब रेत निकलेगी तो सप्लाई का मसला होगा। ये पिछले साल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। और इस दफ़ा जो प्राइस कमेटियाँ वो ज़िली सतह पे भी हैं, वो सूबाई सतह पे भी हैं, और वो इंतज़ामिया के नीचे भरपूर काम कर रही हैं, वो इंश्योर कर रही हैं। लेकिन अगर एक चीज़ ओवरऑल ख़रीद ही महंगी होगी तो किस हद तक वो प्राइस लिस्ट कमेटियां जो है वो इंश्योर कर सकेंगी उस ताजिर को कि आप वो कम प्राइस के ऊपर बेचें, जब आपको पीछे से ही जब जो बड़े कार्टेज जो बड़े ज़ख़ीरा अंदोज है बेसिकली तो उनको पकड़ने की ज़रूरत है, या सप्लाई को बढ़ा। और इसी तनाजुर में ही तो ईसीसी ने ये कंपटीशन को बहाल रखने के लिए तो उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप गंदम इम्पोर्ट कर लें। और इससे पहले अगर शुगर का क्राइसिस आया तो उसके ऊपर कितनी बड़ी इंक्वायरी और कितनी बड़ी लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ा? चीनी की कीमत तो कम अब तक नहीं हो सकी सर। देखें, चीनी की कीमत जब आप इतने बड़े माफिया के खिलाफ लड़ेंगे और उसको माफिया को पकड़ेंगे तो उसका इमीडिएट इफेक्ट बेशक ना आए, भले ना आए, लेकिन नेक्स्ट क्रॉप में जब नेक्स्ट वो गन्ने की फसल आएगी उसमें जब वो खरीद करेंगे और जब इस तरह की इनकी फेक एक्सपोर्ट्स रुकेंगी तो तब डेफिनेटली उन्होंने स्टॉक करके क्या करनी है, फिर तो डेफिनेटली उनको उस प्राइस पे बेचना पड़ेगा। राइट। तो असद महमूद साहब जी असद महमूद साहब, प्राइस कंट्रोल कमेटी है, आप इन्हीं को ज्यादा जिम्मेदार समझते हैं, हुकूमत का कंट्रोल ना होना? ये सप्लाई एंड डिमांड की जो बात राना साहब ने की, ये बात चीनी और आटे तो समझ आती है, ये सब्ज मसाला जात की कीमतें, हर चीज, फल फ्रूट, हर चीज की कीमत ही आसमान को पहुंची है सर। दूध की कीमतें भी बढ़ गई हैं। देखिए ये बड़ी एक गहरी बात है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहले तो आपका वो कारोबारी तबका था, मैं इसको इस एंगल से भी देखूंगा, और ये वो कारोबारी तबका है कि जिसको बिल्कुल बेरहम किस्म के लोग हैं, दे डोंट कंसर्न अबाउट एनीबॉडी, और इनको सिर्फ एक ही काम है कि हमने किस तरीके से कैसे मुनाफा लेना है। वो बात फिर वो सप्लाई और डिमांड के एक लिहाज से आ जाती है। दूसरी तरफ आप ये कहें कि हुकूमत जब गवर्नेंस इंश्योर करती है तो नेचुरली उसके टूल्स होते हैं जो निचली सतह तक गए हुए होते हैं। एक तो आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, उसी के साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर जब एसीस डीसीस होते थे और उनके साथ उनके अपने मजिस्ट्रेट के इख्तियारात होते थे, साथ प्राइस कंट्रोल कमेटीज इनकनामस उनके साथ काम करती थी, और फिर उनकी नीयत भी होती किसी कुछ काम करने की, तो सर्टनली वो रिजल्ट एक लिहाज से बेहतर आते थे। अब वो सारी चीज़ें नहीं हैं। जो सरमायादार है, जो मुनाफाखोर है, वो मैक्सिमम मुनाफा लेना चाहता है। दूसरी तरफ आप ये जो ब्यूरोक्रेसी है, आप पुलिस की भी बात करें, ये बिल्कुल पिछले 2 सालों से आप गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ये किसी सूरत भी ये गवर्नमेंट इनको सूट नहीं करती। वो जो पिछली दोनों हुकूमतें गुजरी हैं बिल्कुल ये उन्हीं के साथ एक लिहाज से माइंडसेट इनका उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो दूसरी बात आती है, इसके थोड़ा बहुत हम भी जिम्मेदार आते हैं। मैं एक चीज़ आपसे कहता हूँ, आप फील करते हैं कि जी चीनी वाकई महंगी बेच रहे हैं, सर्टनली महंगी बेच रहे हैं। भाई आप चीनी के बगैर यकीन मानिए कि आप गुजारा हो सकता है। मैं अफ्रीका के एक मुल्क के अंदर 1 साल में रहा हूँ, आप भी वही लॉजिक पूरे मुल्क के अंदर नहीं मैं लॉजिक नहीं दे रहा, मैं अब आपसे ओपनली बात करूं, बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील कि ये मेरी जिम्मेदारी आती है। अव्वल तो अगर मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय में भी तो मत डालें ना भी चीनी उसके अंदर। अगर आपके घर के अंदर चीनी 5 किलो महीने की आती है, खैबर पख्तूनख्वा से भी एक मिनिस्टर ने कहा कि रोटी कम खा लें। नो दिस इज समथिंग नहीं एक बात सही कही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ईद उल अजहा के वक्त जब भी ईद उल अजहा आने लगती है, ये सब्ज मसालेदार की कीमतें, आप लोग तो अलग है ना सर, मैं मानता हूँ कि ये हर साल होता है, लेकिन पीटीआई वाले तो ये कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे। बटा इसे देखिए वही बात आती है ना, जब आप उसी के साथ आपके यहाँ लोकल गवर्नमेंट तो पूरी मुल्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता।
अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद होते। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, असद महमूद साहब इजाजत दे तो मैं राना साहब का भी पॉइंट लूं। राना साहब, एक बड़ा माफिया जिससे लड़ रहे हैं, अगले साल तक जब नहीं खे पाएगी तो चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, अब्दुल समद साहब कह रहे हैं। ये गवर्नेंस का और इनकॉम्पिटेंस का सवाल है कि जहां आप एक ही साल में एक्सपोर्ट की ब्यूरोक्रेसी तंग कर रही है ना, वो आप लोगों को चाहती है ब्यूरोक्रेसी। ये टोटल देखें, ये तो एक नाकाखेज बात पार्टी को भी चाहती है। इससे बंदे जब ये 5-5 चेंज करेंगे, एक सेक्रेटरी को 6-6 दफा 22 महीने में चेंज करेंगे, तो काम किसने करना है? कोई काम चल ही नहीं सकता। ये पहले बहरान बनाते हैं, फिर ये माफिया बनाते हैं, फिर उनसे लड़ाई लड़ते हैं, अवाम वही की वही जलील हो रही है, और ये साइकिल आपको आगे भी चलता नजर आएगा। ठीक है, आपका पॉइंट आया, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, अब्दुल समद याकूब साहब, असद महमूद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। आपने देखा ना नाज़रीन, अपोजिशन हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ अब तक नहीं मिल रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।